नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की क्लास और आज हमारा टॉपिक है वो रहेगा रसायन विज्ञान। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और रसायन विज्ञान का जो पहला टॉपिक है वो है परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सामान्य विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है परमाणु अणु, और उसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा परमाणु और अणु है क्या। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु की, यानी कि एटम। देखिए, अगर परमाणु की हम बात करें तो सबसे पहले महर्षि कणाद थे। इन्होंने इनके बारे में चर्चा की थी, यानी कि हम कह सकते हैं सभी इस शताब्दी में, यानी 500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा था कि जो 5 आवश्यक तत्व होते हैं शरीर के, 5 आवश्यक तत्व भी बताए थे, जलवायु अग्नि, इसी प्रकार से शरीर के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। उसी रूप में इन्होंने कहा था कि जो अविभाजित सूक्ष्म कण है, अविभाज्य सूक्ष्म कण को इन्होंने क्या रूप नाम दिया था? परमाणु का नाम दिया था। महर्षि कणाद ने कहा कि एक ऐसा कण जो विभाजित न हो और ज्यादा विभाजित न हो। देखिए, इसकी थोड़ी सी 2 लाइनें हम देख लेते हैं, क्या कहा था इन्होंने। देखिए, महर्षि कणाद की जब बात करते हैं तो देखिएगा अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण है वो आपका क्या होता है? परमाणु होता है। यानी अति सूक्ष्म जो कण है वो आपका क्या होता है? परमाणु होता है। दूसरा, जिसे और ज्यादा विभाजित, जिसे और ज्यादा विभाजित न किया जा सके, उसको उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। कि परमाणु एक ऐसा कण है जो महीन छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं। और उनको विभाजित, अविभाज्य कण का मतलब है कि कुछ छोटे छोटे बड़े कणों से छोटे कणों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये बड़े कण हैं, इन बड़े कणों को हम छोटे कणों में तो विभाजित कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये क्या रहते हैं? ये अविभाज्य कण कहा था। इनको उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कण होते हैं वो क्या रहते हैं? आपके अविभाज्य रहते हैं, यानी इनको और ज्यादा कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। अविभाज्य कणों के बारे में बात की थी। दूसरा, इन्होंने कहा यदि हम बात करें परमाणु की, जो आपका परमाणु है इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहती है कि द्रव्य की संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी परमाणु होती है। यानी एटम है वो कोई भी द्रव्य यानी पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं मैटर बोलते हैं, उस मैटर या पदार्थ की जो महीन या सूक्ष्म में जो इकाई है, उस पदार्थ का जो निर्माण होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा होता है? आपके परमाणु के द्वारा होता है। तो अविभाज्य होता है। दूसरा, परमाणु है, इसकी संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछ ले कि द्रव्य की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका किसे कहा जाता है? परमाणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? परमाणु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। यदि हम बात करें एटम की, यदि हम बात करें एटम की, तो जो आपका एटम है या परमाणु है, ये एक ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक शब्द एटोमिया से बना है। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एटोमिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, यानी जिसे काटा न जा सके, जिसे काटा न जा सके।
इस आधार पर एटम्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ रहता है। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि यहाँ से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एटम्स है वो किस भाषा के शब्द से बना है। तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, एटोमिया से बना है। और एटोमिया का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछे तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविभाज्य होता है, अर्थात जिसे काटा न जा सके, जिसे काटा न जा सके उसे हम कहते हैं अविभाज्य। अविभाज्य कण कहा जाता है एटम्स को। ठीक है, महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम्स के बारे में या परमाणु के बारे में हमें जानकारी दी थी। उसके बाद यदि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु की यदि खोज की बात करें, प्रारंभिक खोज इन्होंने की थी। अगर वास्तविक खोज की बात करें, वास्तविक खोज है वो 1818 में जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन ने, किसने की थी? जॉन डाल्टन ने इस परमाणु की वास्तविक खोज 1818 में की थी। और जॉन डाल्टन ने क्या किया था? जॉन डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हुए सिद्धांत दिया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? देखिए, अगर हम बात करें, यदि द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम की यदि हम बात करें, ये दोनों जो नियम हैं, इन नियमों की यदि हम बात करें तो इन नियमों को सर्वप्रथम किसने दिया था? लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने इनका नियम दिया था। ये भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो लवाजिए। और केमिस्ट्री का जनक भी कौन थे? लवाजिए थे। रसायन विज्ञान के जन्मदाता भी लवाजिए थे। और जोसेफ एस प्राउस्ट ने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात का नियम दिया था। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जब हम बात कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम बात करते हैं तो बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया है, निक अभिक्रिया ये क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है एवं न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो द्रव्यमान है उसको न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उसको बना सकते हैं। यानी न तो उनका सर्जन किया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। दूसरा, यदि हम स्थिर अनुपात की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम बात करें स्थिर अनुपात के नियम की, साथ में साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्थिर अनुपात की जब बात करते हैं, स्थिर अनुपात की बात करते हैं
तो दो या दो से अधिक अधिक तत्वों से यौगिक का निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है यौगिक का, और इन यौगिकों का अनुपात अब क्या रहता है, यौगिक का अनुपात किस तरह रहता है, यौगिक का जो अनुपात है वो अनुपात क्या रहता है आपका इस तरह रहता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, यदि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं H2O की बात करूं तो इनका अनुपात निश्चित रहेगा 1:8। देखिए कैसे, हाइड्रोजन यहाँ कितने भाग ले रहे हैं 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। जब आप इसको अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो आपका अनुपात रहेगा 1:8, और ये अनुपात हमेशा इस तरह रहेगा, इस अनुपात को चेंज नहीं किया जा सकता। इन दोनों नियमों को आधार में रखते हुए जॉन डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु की खोज की बात की थी। तो फटाफट एक बार देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की। जॉन डाल्टन के सिद्धांत की यदि बात करें, मुख्य बिंदु ध्यान दें, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं की यदि बात करें, ध्यान देना, पहला है सभी द्रव्य सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बने होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य है वो क्या होता है, कोई भी द्रव्य या पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से बनकर बन गया होता है। ठीक है, एक ही तत्व के एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। दूसरा, अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण धर्म के होते हैं। भिन्न भिन्न गुण धर्म के होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण धर्म के होते हैं, गुण धर्म के होते हैं, एवं पूर्ण संख्या के अनुपात में, पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, एवं द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए सुनिएगा, जॉन डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से क्या होते हैं, बने होते हैं,
और एक ही तत्व के सभी परमाणु, समान तत्वों के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण धर्म रखते हैं, यानी कि वो अलग अलग होंगे एवं पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं और द्रव्यमान और इनके रासायनिक गुण धर्म क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आउट कैसे होते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। सत्य और असत्य वाले प्रश्न जब आते हैं तो इसी प्रकार की लाइनें देकर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस सिद्धांत की मुख्य बातें ही ये है। दूसरा, एक छोटी सी बात और आती है कि परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये चीज भी है, यानी कि परमाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। परमाणु को हम छोटे छोटे सामान्य आंखों के द्वारा हमें परमाणु का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता, ये इतना सूक्ष्म होता है, इतनी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। तो फटाफट इसका यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। देख लीजिए एक बार, इसमें शानदार प्रश्न बन के आते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और दिखना कि ये नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और एक आपसे पूछी जाती है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ये प्रश्न पूछा जा चुका है भी। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो निश्चित होती है, कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु की त्रिज्या का या परमाणु की त्रिज्या या इनका आकार कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर का होता है। अब यदि हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु जो अपना है उस परमाणु के 3 मौलिक गुण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं, कोई भी परमाणु है उस परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, ध्यान करना। एक आपका होता है प्रोटॉन, दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। ये 3 मौलिक कण होते हैं किसी भी परमाणु के, यानी कि आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूट्रॉन। जब हम बात करें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो ध्यान रखना ये धनावेशित भाग होता है। ये आपके होते हैं ऋणावेशित, ये आपके न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। एक चीज आपसे यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो इसको निश्चित याद रखना 10⁻⁻10 मीटर में, है ना। और 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। नैनोमीटर में भी पूछ ले 10⁻⁹ नैनोमीटर। और परमाणु की 3 मौलिक कण या 3 मौलिक इकाइयां क्या क्या होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो भाग होता है ये धनावेशित भाग होता है, आपका इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेशित भाग होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन भाग होता है। तो तीनों ही चीजें आपसे प्रश्न में से पुट आउट की जा सकती है कि प्रोटॉन है, परमाणु है, उसके मूलभूत कण या मुख्य कण या मौलिक इकाई या मौलिक जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपके कौन से हो जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों इकाइयां इनकी क्या हो जाएगी, मुख्य इकाइयां हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, परमाणु के मॉडल। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे परमाणु मॉडल की। परमाणु मॉडल देखिए, परमाणु की जब हम बात कर रहे हैं तो परमाणु की संरचना के कुछ मॉडल दिए गए थे। क्या दिए गए थे, परमाणु की संरचना के कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। उन मॉडलों में यदि हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग या इसी का दूसरा नाम क्या है, तरबूज
मॉडल। इसी का दूसरा नाम हमारा क्या है, तरबूज मॉडल भी हम इसको कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। ठीक है, इसी का जो निर्माण किया था, इसके निर्माण थे वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने, तो इस कारण से इसको थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है, यदि हम वास्तविकता में देखें, इस प्रकार से एक तरबूज होता है, उस तरबूज के अंदर बीच वाला सारा पार्ट है वो क्या होता है, जिसको हम गुदा बोलते हैं, वो रेड कलर का होता है सारा का सारा। क्या होता है आपके, रेड कलर का। ये जो पार्ट है वो सारा का सारा आपका क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये आपका रेड वाला भाग होता है, जिसको हम गुद्दा कहते हैं, यानी मुख्य जो पार्ट है। और इसके बीच का जो भाग होते हैं, इसके सेंटर में कुछ क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब ध्यान करना, ये बीच वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, धनावेशित भाग। और ये जो बीज होते हैं, ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं पुडिंग। और प्लम जो आपका धनावेशित भाग होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्लम। इसी कारण से इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तरबूज मॉडल कहने का तात्पर्य ये हुआ, तरबूज मॉडल इसको क्यों कहते हैं, तरबूज मॉडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बीज का जो भाग है, तरबूज का जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं, और गुद्दा वाला भाग है वो एक धनावेशित गोले की तरह भाग करता है। इस आधार पर उन्होंने परमाणु कहा था कि एक परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, धनावेशित होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग उन्होंने क्या कहा, अधिकांश भाग है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है धनावेशित होता है और मध्य भाग होता है। ठीक है, दूसरा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी चारों ओर जो बीज की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जो बीज दिखाई दे रहे हैं, वो बीज किसकी भांति दिखाई दे रहे हैं आपको, बीज जो है वो किसका भाग है, इलेक्ट्रॉन का भाग। अधिकांश भाग धनावेशित होता है और उसके चारों ओर क्या है, छोटे छोटे बीज जो तरबूज के दिखाई दे रहे हैं, वो किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। और इस आधार पर हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता, इलेक्ट्रॉन की खोज यदि हम बात करें तो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी किसने की थी, आपके जे थॉमसन ने। और थॉमसन ने सबसे पहले क्या दिया था, एक मॉडल दिया था जिसका प्रसिद्ध नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसी को तरबूज मॉडल, इसी को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। और यहाँ से शानदार प्रश्न आ सकता है कि इसने क्या कहा था कि कोई भी द्रव्य या पदार्थ है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, धनावेशित गोला होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वर्ताकार पथ में या कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे एक तरबूज के अंदर उसका लाल भाग वो धनावेशित भाग कहलाता है, जिसको हम गुदा कहते हैं, और चारों ओर के जो बीज जो है वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम नंबर 2 मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। किसकी बात करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, प्रयोग। इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय मॉडल, इसी को हम बोलते हैं
नाभिकीय मॉडल, इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाभिकीय मॉडल कहते हैं। देखिए इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, इन्होंने सबसे पहले अपना मॉडल 1911 में दिया था। सौवर्णपत्ती प्रयोग भी कहा जाता है इसके मॉडल को। क्या कहते हैं, सौवर्णपत्ती प्रयोग। और जो ये सौवर्णपत्ती होती है इसको वर्णिका भी बोलते हैं, तो हमें वर्णिका भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका एक चित्र के माध्यम से देखें, एक चित्र के माध्यम से, इन्होंने एक पतली सवर्ण पतली का ली थी और बीच में एक लेपित भाग था। ये जो लेपित भाग है ये था आपका जिंक सल्फाइड का, इसका है ZnS, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन पर जो अपने प्रयोग किए थे उस प्रयोग में हीलियम के कण, हीलियम के जो कण थे उसी का नाम था अल्फा कण। इनकी इन पर क्या करवाई थी, बौछार करवाई थी। हीलियम के कणों की जब बौछार करवाई गई इनके द्वारा, इन पर इन्होंने क्या देखा था कि अधिकांश कण हैं वो यहां से विक्षेपित हो रहे हैं, और ये जो कण थे कुछ कण 90 डिग्री पर विक्षेपित हुए, कुछ कण आपके 120 डिग्री पर विक्षेपित हुए, और अधिकांश में से यदि उन्होंने क्या कहा कि 1-2000 कणिकाओं में से एक कण ऐसा था जो वापस 180 डिग्री पर, 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो इस आधार पर उन्होंने सौवर्णपत्ती प्रयोग में ये प्रयोग करके देखा था कि इसमें अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार पर उन्होंने देखा कि जो सौवर्णपत्ती का है उनमें से अधिकांश कण है वो 90 डिग्री या 120 डिग्री से अधिकांश कण विक्षेपित हो रहे हैं, लेकिन कुछ कण ऐसे थे जो आगे विक्षेपित हुए। उनमें से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर बिना विक्षेपित होने के बजाय वापस अपनी दिशा में लौट कर आ गया। ये कण तो क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। और इस आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, और इस प्रयोग के मुख्य सिद्धांत और मुख्य बातें, निष्कर्ष क्या निकली थी, तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। थोड़ा सा ये एक और ध्यान रख लेना, जो ये श्रवण पत्रिका थी ये इसका आकार 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर, ये आकार भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, इसके निष्कर्ष क्या निकले। देखो निष्कर्ष में क्या है, फर्स्ट निष्कर्ष ये निकला कि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि कुछ कण 90 डिग्री एवं 120 डिग्री पर विक्षेपित हुए, और तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि 2000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर पुनः उसी दिशा में विक्षेपित हुआ, या फिर क्या हुआ, लौटकर वापस आ गया। इसका मुख्य निष्कर्ष ये निकला कि जब उन्होंने प्रयोग करके देखा तो अधिकांश जो कण थे बिना विक्षेपित हुए क्या हो गए, उस स्वर्ण पत्रिका में से निकल गए, अधिकांश कण बाहर निकल गए। कुछ कण ऐसे थे जो 90 डिग्री और 120 डिग्री पर क्या हो गए थे, विक्षेपित हो गए थे, और कुछ कण ऐसे थे जो 180 डिग्री पर
यानी सेंटर पॉइंट में से 180 डिग्री पर उसी दिशा में लौट कर वापिस आ गए। और इस आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इस आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। देखिए उनके निष्कर्ष की बात करें तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है। अधिकांश भाग है वो आपका क्या होता है, रिक्त होता है। क्या है, जो आपका परमाणु है, तो परमाणु का जो है ना, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। यानी कि उसने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला, जब उन्होंने उस पर अल्फा कणों की बौछार की तो अल्फा कण अधिकतर भागों में से क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो उसने निष्कर्ष ये निकाला कि जो अधिकांश भाग है वो परमाणु का क्या होता है, रिक्त होता है। दूसरी बात उसने सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा है, उसने कहा कि धनावेशित धन आवेश परमाणु में एक जगह एकत्रित होता है, एकत्रित होता है। यानी कि जो धनावेश है वो परमाणु में एक जगह क्या हो जाता है, एकत्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। और नाभिक कहा गया, इसका तात्पर्य हुआ कि आपसे प्रश्न आता है कि नाभिक की खोज भी किसने की थी, नाभिक की खोज, तो नाभिक की खोज भी किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रदरफोर्ड ने इसने क्या देखा कि कुछ जो कण हैं वो क्या आ रहे हैं, एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, जिससे क्या है, इसने क्या कहा कि अधिकांश भाग तो क्या होता है, रिक्त होता है। कुछ धन आवेश है परमाणु में एक जगह आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे नाभिक कहा गया। और नाभिक की खोज किसने कर दी, रदरफोर्ड ने। और कुछ जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऋणावेशित भाग जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, वृत्ताकार कक्षा में उपस्थित रहते हैं। और इसी कारण से ऋणावेशित भाग की जो कक्षा है उनको वर्ताकार कक्षा भी किसने नाम दिया था, कक्षा का नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने ही दिया था। कि जो अधिकांश भाग में से तो क्या हो गया, रिक्त हो गया। कुछ भाग में क्या होता है, एक जगह धनावेशित एकत्रित हो जाता है, जिसको नाभिक कहा। और कुछ भाग जो ऋणावेशित, शेष भाग जो बच गया, उस भाग को क्या नाम दिया गया, ऋणावेशित भाग नाम दिया गया। और ये ऋणावेशित भाग है, ये चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष की भांति, यानी चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। और इसको नाम दे दिया गया, ऋणावेशित भागों को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया था। और वर्ताकार कक्ष, जे थॉमसन ने भी यही कहा था कि प्लम पुडिंग के मॉडल में हमने बात की थी कि उसके चारों ओर जो वर्ताकार कक्षा के रूप में, तो इसने इनको क्या कहा था, एक निश्चित कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान रहते हैं, जिसको ऋणावेशित भाग कहा था। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की प्रमुख विशेषताएं रही थी। और इसने इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसके निष्कर्ष में इसने नाभिक का आकार निर्धारित किया था, नाभिक का आकार। और ये जो आपका नाभिक का आकार है वो निश्चित होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको एक फर्मी भी बोलते हैं। एक फर्मी में 10⁻12 मीटर होते हैं, फर्मी में भी इसको मान में लिया गया था। तो आपसे दो चीज का मान पूछा जा सकता है, पहला क्या है, परमाणु की त्रिज्या का मान 10⁻10 मीटर। अगर यदि आपसे पूछा जाए नाभिक की त्रिज्या का मान 10⁻15 मीटर, और पीछे के एग्जाम में ये दोनों प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो इनको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसकी कुछ कमियां ये रही थी, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या रहते हैं, संयुक्त बंधे होते हैं आयनिक बंध द्वारा, तो वे वर्ताकार पथ में कक्षा में गति कर सकते हैं। लेकिन नील्स बोर ने यह कहा कि अगर वो लगातार वर्ताकार
कक्ष में गति करते रहेंगे तो एक स्थान पर आकर गिर जाएंगे। इसलिए इस मॉडल में कुछ कमियां रह गई। उस कमियों को पूर्ति करने के लिए, इसके अपवाद को पूरा करने के लिए एक मॉडल और दिया गया था। उस मॉडल का नाम है नील्स बोर का मॉडल। तो इसकी कमियों को पूरा करने के लिए एक मॉडल और दिया गया था। उस मॉडल का नाम था नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर मॉडल की यदि हम चर्चा करें, नील्स बोर मॉडल की, तो 1911 और एक साल के बाद ही 1912 में यह मॉडल आ गया था। और देने वाले कौन थे? आपके नील्स बोर ही थे। किसने दिया था? नील्स बोर ने ये मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन, पहली बात ये कही थी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। जिन्हें कक्षा या कोष कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या कोष कहते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन कक्षा, तो उन्होंने कक्षा का उदाहरण दिया था, जैसे के, एल, एम, एन, या हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। और इसमें इसने कहा था इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरना, और इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक निश्चित सूत्र दिया था। वो सूत्र दिया था 2n²। और ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि जो वर्ताकार कक्षाएं हैं, निश्चित कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि चारों निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या कोष कहा था। और इन कक्षाओं को निश्चित नाम दिया गया था के, एल, एम, एन, या जिनकी संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4 से निरूपित करते हैं। और जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने का निश्चित सूत्र दिया गया था 2n² द्वारा। n बराबर होता है, जैसे हम संख्या ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं मन का मान रखूं 1, तो देखिए सूत्र में रखकर देखें 2 × 1 की पावर, तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि पहली कक्षा हमारी क्या है? के है। और यदि आपसे पूछ ले कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपके कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर मान लो आपसे पूछ ले कि यदि n का मान कितना है? 3 है, और आपसे पूछे कि कक्षा कौन सी होगी, तो हम इस सूत्र में रखकर दे सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में यदि आप निकाल के अगर इसको देखेंगे तो दूसरी कक्षा का यदि देखें तो 2 की पावर 2, 2 × 4, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन अब रह जाएंगे? अधिकतम 8। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। इसी प्रकार यदि n का मान 4 रखे देखें तो देखिएगा कितना आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 32। तो पहली कक्षा का यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में यदि आपसे पूछा जाए तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। तीसरी कक्षा का यदि आपसे पूछा जाए तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18। और चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 32। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपकी ये के है, ये के है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल है इसमें 8, एम में अधिकतम कितने? 18, और एन में अधिकतम कितने? 32। इसी प्रकार से हम के, एल, एम, एन को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रकार से आप फॉर्मूले में रखकर सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और सीधा सा प्रश्न आ जाएगा कि यदि किसी नील्स बोर के आधार पर यदि तीसरी कक्षा है, उस तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन आ जाएगा 16, 18, 20, 26,
तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना, ये 2n का प्रयोग करना है, यानी n का मान आपको दे रखा है, l दिया है, l कक्षा पूछी, इसका मतलब 2 है, n है इसका मतलब k है, इसका मतलब 1 है, l 2 है, m 3 है, n 4 है। इस आधार पर आप डायरेक्ट क्या है, इस फॉर्मूले से इस प्रश्न को आसानी से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आपसे डायरेक्ट इसमें से प्रश्न, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये नील्स बोर की पहली संकल्पना ये थी। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि निश्चित कक्षा एवं ऊर्जा की वर्ताकार गति करते हैं। इनको क्या कहा कि चारों ओर निश्चित है कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या कोष कहा था। तो ये जो कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं को वर्ताकार कक्षा कहा गया था। ये जो कक्षा थी वो कौन सी थी आपकी, वर्ताकार। फटाफट स्क्रीनशॉट यदि कोई साथी लेना चाहता है तो ले सकता है भी। और ध्यान करना, यदि हमें एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, ये निश्चित ऊर्जा के होते हैं चारों नाभिक और निश्चित कक्षाओं में वर्ताकार कक्षा और निश्चित ऊर्जाओं की ही चक्कर लगाते हैं। तो ये होगी इसकी पहली संकल्पना भी। दूसरी संकल्पना में क्या है, निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाएं होती है। जो कक्षाएं या कोष बोलते हैं वो निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाएं होती है। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा इसका निश्चित है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये निश्चित होता है mvr। mvr nh/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये क्या होता है, mvr का nh/2 का पूर्ण गुणज होता है। इस चीज को ध्यान करना। यहां देखिएगा, यहां क्या होता है, m आपका क्या है, द्रव्यमान, v क्या है आपका वेग, और ये r आपकी क्या है, त्रिज्या। निश्चित कोणीय संवेग क्या होता है, mvr nh/2 का क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr nh/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण क्या होता है, गुणज होता है। mvr nh/2 का पूर्ण गुणज होता है। और किस किताबों में क्या है कि n को काट कर h/2 का भी पूर्ण गुणज दे दिया जाता है यदि n का मान 1 हो। तो इसको भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। m होता है निश्चित द्रव्यमान, v आपका वेग है, और h यहाँ क्या होता है, फलांक नियतांक। h यहाँ क्या है, फलांक नियतांक। h आपका क्या हो जाएगा, फलांक नियतांक। तो दूसरी बात इसने क्या थी कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो आपका क्या रहता है, निश्चित रहता है। वो क्या होता है, mvr बराबर nh/2 का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ m क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है, v वेग होता है, r त्रिज्या होती है, h फलांक नियतांक होता है। इस आधार पर हम इसको आसानी से देख सकते हैं, पूर्ण गुणज होता है अभी। तीसरा इसने कहा कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। निश्चित ऊर्जा में कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना।
ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण होता है। यदि ध्यान दीजिएगा क्या होता है, यदि हम बात करें निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा निश्चित है, देखिए ये एक कक्षा हो गई, यदि मान लो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब तक इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, यदि इस कक्षा तक जाना चाहता है, यानी इस कक्षा से इस कक्षा में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा और दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, मान लो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जा रहा है, फर्स्ट से किस में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। तो जब फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए ऊर्जा का क्या होगा, आपका अवशोषण। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण। मान लीजिए ये इसी कक्षा से वापस इस कक्षा में आ रहा है, यानी 3 से 1 में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑटोमेटिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को छोड़ देगा, ऊर्जा को त्याग करेगा। जैसे ये ऊर्जा का त्याग करेगा, ये तीसरी कक्षा से पुनः किस कक्षा में आ जाएगा, 1 नंबर कक्षा में वापस लौट कर आ जाता है। तीसरी कक्षा से पुनः किस कक्षा में आ जाएगा, 1 नंबर कक्षा में लौट कर आ जाएगा। यदि हम इसको एक नंबर से 3 नंबर तक यदि इसको भेजेंगे तो हमें अब क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे हमारी ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। यदि स्वयं ही तीसरी कक्षा से फर्स्ट कक्षा में यदि आ रहा है तो इसमें ऊर्जा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, यानी ऊर्जा का ये क्या कर देगा, त्याग कर देगा। ऊर्जा का ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो ये मुख्य बिंदु थे इसके नील्स बोर के, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, परमाणु की संकल्पनाओं के बारे में मुख्य बातें ध्यान में करते हैं। ये परमाणु संकल्पनाएं होगी और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट याद रखना है। यदि 1 नंबर से 3 नंबर तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपको लक्ष्य ध्यान रखना है, 3 से 1 में आ रहा है, तो ऊर्जा का क्या होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमेशा उत्सर्जन और अवशोषण होता है, उत्सर्जन और अवशोषण होता है। इस चीज को आप विशेष तौर से क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अणु। मोलेक्यूल, अणु। यदि हम बात करें अणुओं की, अणु की खोज की अगर बात करें तो आवोगाद्रो ने, और आवोगाद्रो ने अणु की एक मोल संकल्पना भी दी थी। एक मोल का निश्चित मान बताया था 6.022 × 10⁻23, जिसको हम Na से लिखते हैं, आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, यानी एक मोल की संकल्पना भी दी थी। ये हम अंतिम में करेंगे कि मोल कैसे निकालते हैं, इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, है ना, परमाणु। तो आवोगाद्रो ने किसकी खोज की थी, मॉलिक्यूल की, अणु की। अणु क्या होते हैं, 2 या अधिक परमाणुओं से निर्मित, 2 या अधिक क्या भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं, 2 या अधिक परमाणुओं के से निर्मित होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, अधिक परमाणुओं के द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है।
ठीक है। आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं, रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। यौगिक के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, यौगिक के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अणु है वो परमाणुओं के द्वारा, परमाणुओं के संयुक्त होने से, परमाणुओं से निर्मित होते हैं, रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये स्वयं स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसका कारण इन्हें भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें सामान्य भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते। ये हो गए अपने मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की विशेष बातें ध्यान ये रखना है, क्या रखना है। एक तो आपको इसके ध्यान रखना कि किसने खोज की थी, आवोगाड्रो ने। आवोगाड्रो ने एक मोल संकल्पना भी दी थी जिसका निश्चित मान ये होता है, जिसको अन्य आवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, दो अधिक परमाणु जब आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं तो परमाणुओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, अणुओं का निर्माण होता है। आपस में किस प्रकार के रासायनिक आबंध द्वारा ये जुड़े होते हैं, जिनको आसानी से हम सामान्य भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, जैसे नमक का अणु, सल्फर के अणु, इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2, N2, O2, Cl2, CH2। ये इस प्रकार से दो या अधिक परमाणु जब आपस में संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एकल परमाणु भी हो सकते हैं, बहु परमाणु भी हो सकते हैं, और बहु परमाणु भी इसमें क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। एकल परमाणु, द्वि परमाणु और बहु परमाणु भी इसके अंदर क्या है, आपस में भाग ले सकते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो। तो अणु, परमाणु एवं उनके मुख्य मॉडल कौन से थे, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके बारे में यहाँ स्क्रीन पे आ रही है, उनसे कई बार क्या है, अच्छे क्वेश्चन बने हैं। डायरेक्टली आपको उनको थोड़ा बहुत देखना है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सीधा थ्योरी वाले न्यूमेरिकल सीधे से आते हैं, या छोटा प्रश्न सीधा पूछा जाता है, तो इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखना। ये देखिएगा, अब इसमें से देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात कर ली थी, लेकिन ध्यान करना, ये आपके सामने, अब इसमें एक चीज ध्यान करना, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन की खोज हमने बात कर ली, किसने की थी, जे जे थॉमसन ने।
लेकिन उसने क्या किया था, एक विद्युत विसर्जन नलिका के द्वारा की थी। कांच की एक नलिका थी जिसमें उच्च निर्वात और धातु इलेक्ट्रॉन पर उच्च वोल्टता लागू की, और उसने क्या चीजें देखी थी, यहाँ से एक छोटा प्रश्न बन के आ सकता है। विसर्जन नलिका का प्रयोग करके देखा, उसके अंदर कैथोड, ये भाग हो गया आपका एनोड, और कैथोड किरणें। देखिए इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी, उनको क्या नाम दिया गया था, कैथोड किरणें नाम दिया गया था। कौन सी किरणें, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो किरणें हैं उनका नाम मुख्य क्या होता है, कैथोड किरणें होता है। इनकी आपसे कैथोड किरणों के बारे में क्या बातें पूछी जा सकती है, देखिए हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें हमेशा क्या चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। जब भी ये किसी पदार्थ पर गिरती है किरणें, तो आपको इसकी प्रतिदीप्ति उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये आती है। तीसरा, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। यदि इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रभावित कर दें या कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर रख दे, तो ये इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। तीसरा, जब किसी गैस से गुजरती है तो उसका आयनीकरण कर देती है। यदि मान लीजिए इसके साथ यदि इसमें से ये ट्यूब लगी होती है, इसमें यदि हमने कोई गैस मान लो जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो उन गैसों का ये आयनन कर देती है, आयनीकरण कर देती है। इस चीज ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके आधार पर हुई थी, कैथोड किरणों के आधार पर। किसके आधार पर हुई थी, कैथोड किरणों के आधार पर। सर, तो इनकी मुख्य विशेष बातें क्या थी कि कैथोड किरणें पर आधार पर हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये ऋणावेशित कणों से बनी होती है। तीसरा, इन पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है, और द्रव्य किरणें भी कहते हैं। तो कैथोड किरणें और द्रव्य किरणें दो ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का 1/1837 ग्राम पाया गया। इस बात को आप इंपोर्टेंट रूप में देख सकते हैं। तीसरा, यदि हम बात करें प्रोटॉन की खोज की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन की खोज की थी, उन किरणों को कहा गया था कैथोड किरणें। क्या कहा गया था, कैथोड किरणें कहा गया था। और कैथोड किरणों की विशेषता ध्यान रखना, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, वो भी करती है। इनका आवेश या द्रव्यमान नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपने गैस के अंदर कौन सी। तो दूसरा, इनकी प्रकृति पर, किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की। कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, द्रव्यमान है वो किस पर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है द्रव्यमान। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और धनावेशित कणों से बनी होती है। ये हमेशा कैथोड किरणें होती है, ये कौन सी होती है, धनावेशित होती है। और एनोड किरणें थी वो कैसी थी, ऋणावेशित थी। इसके साथ साथ देखिए ये द्रव्य किरणें भी होती है, और इसकी पहचान प्रोटॉन के रूप में की थी। 1919 में इसकी खोज हो चुकी थी। तो ध्यान करना, यदि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, एक विद्युत विसर्जन नलिका के द्वारा, जिन्हें कैथोड एनोड किरणें कहा गया था। एनोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। और जबकि यदि बात करें प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। इन्होंने क्या देखा था कि जो आपका प्रोटॉन है उसने भी एक निश्चित विद्युत विसर्जन नलिका पर, यह ध्यान करना, इसमें क्या है ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, कम दाब व उच्च विभव, कम दाब और उच्च विभव, इस चीज को ध्यान करना है। उच्च विभव के आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। इस आधार पर उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की थी। तो नॉमेरिकल सामान्य छोटा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आज के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी क्या है, वो ये है, यदि थोड़ा सा बढ़ा करके आप देख सकते हैं। देखिए इन पर आपको ध्यान रखना है। हमने तीन चीजों की बात की थी कि परमाणु के कितने क्या होते हैं, तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तीन मुख्य मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को हम ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं। इनका द्रव्यमान निश्चित होता है
9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इनका द्रव्यमान निश्चित होता है 1.67262 इंटू 10 की पावर 27। 1.67493 इंटू 10 की पावर 27। यदि इन पर आवेश देखें तो इन पर आवेश निश्चित आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, एक निश्चित आवेश होता है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस माइनस होता है, प्रोटॉन पर ये प्लस होता है, यानी माइनस में 1.6 और प्लस में 6। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी उस पर आवेश क्या होता है, 0 होता है। यदि सापेक्ष द्रव्यमान देखें तो 000 इंटू 5 और 1.727 1.867। देखिए थोड़ा सा अंतर है, 727 खोजकर्ता कौन थे, थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। यदि इन पर आप पर आवेश पूछे, द्रव्यमान पूछे तो 9.109 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम में, और यदि प्रोटॉन पर पूछे 1.67262 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और यदि न्यूट्रॉन पर पूछे 1.67493 इंटू 10 की पावर माइनस 23। ये इतना माइनर रहता है, 6 to 64 का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ अपरमाणुकीय कणों की भी खोज हो चुकी है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, 1932 में एंडरसन। किसने की थी, एंडरसन ने। इकाई धनावेश होता है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। उसके बाद में मेसोन ने, युकावा ने मेसोन की खोज की थी। युकावा थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, मेसोन की खोज की थी। इसके बाद यदि हम बात करें न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की थी, और एंटी प्रोटॉन की खोज सेंग्रे ने की थी। किसने की थी, सेंग्रे ने की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस छोटे से चैप्टर में ये रहता है कि यदि तीनों मौलिक कणों का परमाणु भार यदि हम ध्यान करें, यदि आपसे इसका परमाणु भार पूछ ले, परमाणु भार का यदि क्रम पूछ ले, तो ध्यान करना सबसे अधिक परमाणु भार किसका होता है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद में प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होता है। परमाणु भार की बात करें, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। परमाणु भार का क्रम पूछा जा सकता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु क्या है, अणु क्या है, और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसके अलावा कुछ परमाणुीय कण होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से सिंपल प्रश्न आ सकता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, आपके मेसोन की खोज युकावा ने की थी, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी, और एंटी प्रोटॉन की खोज सेंग्रे ने की थी। ये ऋणावेशित होते हैं एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है, इन पर, न्यूट्रॉनों पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आप इस पूरे चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही है जो बार बार परीक्षा से पूछी जा सकती है। एक तो आप पर ये आवेश वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकी खोज किसने की थी, इन पर द्रव्यमान कितना होता है, सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, और इसके साथ साथ इन पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये पूछी जाती थी कि हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है। मिल्किन तेलकुंज के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, आरएल मिल्किन ने इसका प्रयोग किया था। और इसके आधार पर हम क्या देखते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कणों का भार सामान्यतः इलेक्ट्रॉन की भार की तुलना में 1836 गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के रूप में, जबकि प्रोटॉन की खोज हमेशा एनोड किरणों के रूप में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। इन तीनों का मान ध्यान में रखना है, प्लस में है, माइनस में है, शून्य है, इनका भी नाम आप अच्छे से याद रखोगे। तो यहाँ से सिंपल सा प्रश्न आपकी आ सकता है। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास कैसी लगी सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।